सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा नजमा अख्तर को। और ये कौन है? ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं नजमा अख्तर, जिन्हें अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और क्यों मिला इन्हें ये अवार्ड? तो उन्हें उनके शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए महान प्रयासों के लिए ये सम्मान मिला है। अच्छा, ये शांता थोटम का नाम आपने अभी सुना है। ब्रिक्स फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड इनको मिला था। रामचंद्र गुहा अभी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला, जबकि ललित नटराजन बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 इनको मिला। अच्छा, इतना ही नहीं, 2023 के कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि अभी KR गौरीअम्मा अवार्ड 2022 ये मिला था डॉक्टर एलिडा गुएरा को। ये क्यूबा देश की सोशल एक्टिविस्ट है। अभी UN हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला उड़ीसा के जागा मिशन को, जिसका उद्देश्य क्या है, जो कि एक स्लम उन्नयन मिशन है। अभी असम वैभव पुरस्कार मिला था डॉक्टर तपन सेकिया को। गोल्डन कैलाशा अवार्ड मिला नौनेरा फिल्म को। ये राजस्थानी फिल्म है जिसके निर्देशक है दीपांकर प्रकाश। और 2022 का 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था बॉनी गैब्रियल ने। ये अमेरिका की है। अभी नंबर 1 पुलिस थाना चुना गया था अस्का पुलिस थाने को, जो कि उड़ीसा के गंजम जिले का है। अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये मिला संस्थागत श्रेणी में बात करें तो उड़ीसा के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को। और अभी ग्रेमी पुरस्कार की बात करें, जो कि म्यूजिक यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो अभी ये भारतीय हैं रिकी केज, इनको मिला था इनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए। और तीसरी बार इनको ये ग्रेमी पुरस्कार मिला है। तो ये सारे अवार्ड्स आप करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हो। एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज करा दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आयुष्मान भव अभियान को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। तो अभी 13 सितंबर 2023 को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात में राजभवन से ये आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान भव पोर्टल को शुरू किया है। ये एक हेल्थ इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य क्या है, देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। तो इस अभियान के तहत 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक, मतलब गांधी जयंती तक, देश भर में हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। अच्छा, इसी तरह से एक योजना आपको याद आएगी जो कि विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है, आयुष्मान भारत योजना, जिसे आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हो। अब पहली बात तो यहीं से 2 प्रश्न बन जाएंगे आपके। ये योजना कब शुरू होती है? 14 अप्रैल 2018 को। कहां से शुरू होती है? रांची झारखंड से। इसमें कितना बीमा दिया जाता है? 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष बीमा दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाएगा, अभी ये स्वास्थ्य बीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया, यानी कि डबल कर दिया। किस राज्य सरकार ने? तो आंसर होगा गुजरात ने। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता रहा हूं, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है कि 2014 से लेके अभी तक जितनी इंपॉर्टेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका एक छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें इस योजना को भी हमने कवर किया। तो पहले तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। वीडियो देखने के लिए सिंपल सा यूट्यूब पे सर्च करना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स क्रिक एग्जाम, वीडियो ऊपर आ जाएगा। बाकी देखो, राष्ट्रपति जी से मैं आपको याद दिला दूं, एक तो अभी सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था जिसको कहते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ येलो स्टार। और इनके ऊपर एक बुक आई थी अभी, इस बुक का नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स, जिसको लिखा किसने? कस्तूरी रे ने लिखा। और अभी प्रेसिडेंट ने ही 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के भोपाल में। और अभी इन्होंने उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सवों का उद्घाटन भी किया था मध्य प्रदेश के भोपाल में ही। उससे पहले इन्होंने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का भी आयोजन किया था। तो इस तरह से भी राष्ट्रपति जी जो आपकी करंट अफेयर्स में बनी हुई थी वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा अमृतसर। तो
तो अभी पंजाब के अमृतसर में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के तहत राज्य के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया। अब आप सोच रहे होंगे ये स्कूल ऑफ एमिनेंस क्या है भाई? तो देखो, सरकारी स्कूलों को और हाइब्रिड करना, उन्हें डिजिटलाइज करना यानी कि स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट करना, यही स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्देश्य है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक फायदा मैं आपको बताता हूँ। हमने जो करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हम जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, अब समझो उसका फायदा क्या है। जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा और एक्चुअली में इस साल के स्टार्टिंग में इस परियोजना को पंजाब ने शुरू किया था और वो क्वेश्चन उस रिवीजन वाले वीडियो में भी मैंने कवर किया है। तो जब आप वो वीडियो देखोगे, और ये डेली करंट अफेयर्स का तो आप देख ही रहे हो, तो वहां पे भी वो क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये डेली करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, यहां पे भी आपको मिला, तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कि यार ये प्रश्न तो अपन ने वहां पे भी पढ़ा था। इसका मतलब क्या होगा? आपका दिमाग चीजों को लिंक करना स्टार्ट कर देगा और इससे फायदा क्या होगा कि आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे, आपको चीजें आसान लगने लगेगी। तो जो आपकी डेली करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास हमने स्टार्ट की है, जिसमें 10 से 15 मिनट में आपके लेता हूं और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन में आपको रिवाइज करवाता हूं, तो वो वीडियो किसी भी कीमत पे मिस मत करना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पेड वीडियोस मिल जाए लेकिन फ्री में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसका फायदा जरूर उठाना। जैसे अभी रिवीजन वाली क्लास हमने लगभग 5 कवर कर ली है, तो वो 5 आपकी देखी हुई होनी चाहिए, रेगुलरिटी आपको बना के रखनी है। बाकी पंजाब की बात हुई है, तो पंजाब की कैपिटल होती है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और आपको याद है, राइट टू वॉक पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी बना था पंजाब। और याद रखना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया था? चंडीगढ़ में ही। और अभी पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। और अभी झिंगा मेले का आयोजन ये भी हुआ था पंजाब में। अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। अभी यहीं पे एक विधायक एक पेंशन योजना भी शुरू हुई थी। अभी माघी मेले उत्सव का आयोजन भी हुआ था पंजाब में ही। और हाँ, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये कहां पे बना? पंजाब के संगरूर में। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 सितंबर को। तो हर साल 14 सितंबर को भारत में नेशनल हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। और 14 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी की देवनागरी लिपि को हमने अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। और किस अनुच्छेद के तहत? 343। और इस दिन को पहली बार हमने मनाया 1953 में, 14 सितंबर 1953 को। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया, नेशनल हिंदी डे। एक विश्व हिंदी दिवस भी होता है जो हम मनाते हैं 10 जनवरी को। और वो 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी फरवरी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? फिजी देश में। और हिंदी में MBBS की पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। वैसे विश्व हिंदी सचिवालय ये कहाँ पर स्थित है? मॉरिशस में। और वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस 6 हैं। कौन कौन सी है? तमिल है। तमिल पहली शास्त्रीय भाषा थी जिसे जोड़ा गया था 2004 में। उसके बाद तेलुगु आई, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और सबसे नवीनतम अगर पूछें तो वो उड़िया है, 2014 में जोड़ा गया था। और आपको याद है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 इसमें हिंदी का मिला था बद्रे नारायण को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। अच्छा, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए अभी प्रोजेक्ट एलोरा ये शुरू किया था किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो आंसर होगा 14 थी। और अब कितनी है? अब तो 22 भाषाएं हैं। तो इसमें 15वीं भाषा बनी थी सिंधी 21वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं बनी थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं ये बनी थी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 92वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस तरह से अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बताया इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा राज्य रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र।
तो 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जो कहाँ पे हुई थी, पुणे के बालेवाड़ी में, इसको महाराष्ट्र ने जीत लिया कर्नाटक को हरा करके। और अभी आपको याद होगा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ था, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कोट था आशा, उसमें भी विजेता रहा था महाराष्ट्र। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो अभी देवधर ट्रॉफी, इसको साउथ जोन ने जीता ईस्ट जोन को हरा करके। एक दलीप ट्रॉफी हो गया, इसको भी साउथ जोन ने जीता था लेकिन हराया था वेस्ट जोन को। एक रणजी ट्रॉफी हो गया, इसको सौराष्ट्र ने जीता बंगाल को हरा करके। और एक ईरानी ट्रॉफी हो गया, इसको शेष भारत ने जीता मध्य प्रदेश को हरा करके। और इन सब का संबंध क्रिकेट से है। बाकी अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी, इसको जीता कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके। और अभी 32वां डूरंड कप हुआ था कोलकाता में, इसको मोहन बागान ने जीता ईस्ट बंगाल को हरा करके। इनका संबंध फुटबॉल से है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा लेना कुमार ने। तो फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता है लेना कुमार, और अभी इन्होंने आत्मबोध पर अपनी पहली पुस्तक जारी की है जिसका नाम रखा है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की आत्मकथा। बाकी नीरजा चौधरी जानते हो, हाउ पीएम डिसाइड नाम से बुक लिखी। सरिका भारद्वाज ने अ फूल्स एनर्जी नाम से बुक लिखी। और रंजीत प्रताप एज द व्हील टर्न्स नाम से बुक लिखी। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो अभी AK भट्टाचार्य, अभी इन्होंने भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक नाम से बुक लिखी। उल्टा पढ़ते हैं चलो। रिंग साइड नाम की बुक को लिखा विजय दर्डा ने। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नाम की बुक को लिखा रूपा पाए। गट्स एमिड डस्ट ब्लड बाथ नाम से बुक लिखी आदित्य भूषण। द गोल्डन ईयर नाम से बुक लिखी रस्किन बॉन्ड। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम से बुक लिखी अमिताभ कांत। रिफ्लेक्शन नाम से बुक लिखी श्री नारायण वाघुल ने। स्मोक एंड एशेज नाम से बुक लिखी अमिताभ घोष। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नाम से बुक लिखी बोरिया मजूमदार। और ग्राफिक उपन्यास अजय 2 योगी आदित्यनाथ, इस बुक को लिखा शांतनु गुप्ता ने। ये बुक तो अभी हमने कई बार पढ़ी है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा असम। तो असम के राज्यपाल कौन, गुलाब चंद कटारिया। अभी इन्होंने असम के गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सरपंच संवाद, इसको लॉन्च किया है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के उद्देश्य से एक पहल के रूप में एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम ये है सरपंच संवाद, जो नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार और सहयोग के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करेगा। मतलब इसके माध्यम से सरपंच अपने गांव में विकासात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डाल सकते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जान सकते हैं और देश भर में कनेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। अब बात यहाँ पे असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल हो गई दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। असम में आपको याद होगा वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है। वैसे कामाख्या देवी का मंदिर भी यहीं पर है जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। और यहीं पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा, और जो अभी न्यूज़ में है काफ़ी, क्योंकि इसकी पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी थी डॉक्टर सोनाली घोष। और याद रखना, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क भी यही है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और यहीं पे अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गज उत्सव का उद्घाटन भी किया था। वैसे असम में नेशनल पार्क कितने हैं, ये अच्छा प्रश्न है। अब 7 हो चुके हैं, पहले 5 थे। तो देखो, एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि असम का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क, 7वां नेशनल पार्क, या फिर यूँ कहूँ कि देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क तो भी यही है, नाम है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। इससे पहले 6वां बना था रायमोना नेशनल पार्क। बाकी के 5 कौन कौन से हैं, एक तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, एक नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क हो गया। और अभी असम सरकार ने ही स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड भी शुरू किया। अभी असम के चोकुआ चावल, जिसे जादुई चावल भी कहते हैं, उसको GI टैग मिला था। और DG यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा बना था असम का गोपीनाथ बारदोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके असम से, इनको ध्यान। बढ़ते हैं आगे, चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन।
जिसको अभी पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। और आपको बता दूं कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के इस ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है, तो रेलवे स्टेशनों में ग्रीन कंसेप्ट यानी कि हरित अवधारणाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना, उन्हें मोटिवेट करना। और रेलवे की बात है तो सबसे पहला पॉइंट और लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न तो यही है कि अभी रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है, तो आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा। रेल मंत्री आप जानते ही हो अश्विनी वैष्णव है और पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। बाकी देखो, अभी आपको याद होगा देश का पहला पिंक स्टेशन ये कौन सा बना था, मुंबई डिवीजन का माटुंगा स्टेशन। और आप जानते हो मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को अभी यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा, वैसे अभी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल बन गए मनोज यादव, ये नया अपॉइंटमेंट है। और याद रखना, तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तेलंगाना के हैदराबाद में। और कंपनी का नाम है मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड। वैसे भारत में 4 रेल कोच फैक्ट्रीज हैं, चेन्नई में, कपूरथला पंजाब, रायबरेली यूपी और लातूर महाराष्ट्र में। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये स्टैटिक हो गया है ना, ये ध्यान रखना। बाकी अभी 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? हरियाणा बना। और आपको याद हो तो रेलवे ने अपने 2 लक्ष्य रखे थे कि पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे हम, उसका टारगेट हमारा 2023 है। और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलने लगेंगे हम, उसका टारगेट था 2030 का। और दुनिया का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बना? कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन पे, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। और अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल के सीडी देशमुख के नाम पे रख दिया गया। इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे ये। और अभी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल के अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में चलती है ये। अभी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना था चेन्नई। और अभी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना था चाइना, जबकि दुनिया का पहला देश इस मामले में है जर्मनी। अच्छा, वैसे भारत में फादर ऑफ रेलवे किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि इन्हीं के समय भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे, 1853 की बात है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? दिल्ली से वाराणसी। वंदे भारत ट्रेन जिसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। याद रखना, भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन पूछे तब भी यही उत्तर होगा, मतलब इसमें अलग से कोई इंजन नहीं है, ये इसका मतलब हो गया। और अगर पूछे कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ चली? मैसूर से चेन्नई चली थी। और अगर पूछे कि वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताओ, तो आंसर होगा सुरेखा यादव। तो यहाँ पे ये रेलवे से संबंधित काफी सारे पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए, लगभग 10-15 पॉइंट, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर सेशन को अभी भी आपने लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। अगर आप भूल जाते हो तो मैं आपको बीच में याद दिला देता हूँ, तो कर दिया करो। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूला करो। एक बार अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर किया करो, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी अगर स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोग शेयर करते हो, नए स्टूडेंट्स आपके दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मुझे भी काम करने में और मोटिवेशन मिलता है। और वो मेरा मोटिवेशन आपको मेरे काम में दिखेगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। वो कहते हैं ना एक मुहावरा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। तो यहाँ पे वीडियो को आप लोग शेयर करोगे तो उसका बेनिफिट ओवरऑल फाइनल आप ही को देखने को मिलेगा। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना आप, कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, 2023 में किस किले पर नौसेना दिवस मनाया जाएगा? तो आंसर होगा सिंधु दुर्ग किले पे। वैसे हम नौसेना दिवस नेवल डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। तो पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के हमले की याद में हम इस दिन को मनाते हैं। और इस साल नौसेना दिवस समारोह ये महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग किले में मनाया जाएगा। आपको बता दूं, इस दुर्ग को 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। और पिछले साल नौसेना दिवस हमने विशाखापत्तनम में मनाया था, तब पहली बार इसे हमने दिल्ली के बाहर मनाया था। वैसे नेवल चीफ हमारे कौन है? आर हरि कुमार है। अगर मैं पूछूं आर्मी चीफ हमारे कौन है?
विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, जबकि आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे हैं और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। हमारे सेकंड नंबर के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है। पहले कौन थे? बिपिन रावत जी थे। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? तो आंसर होगा स्पेन। तो C-295 ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट के काम आएगा हमारी सेना में, जैसे कि सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना हो या उनके सैन्य उपकरणों को ले जाना हो, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होगा। कितने खरीद रहे हैं हम? 56, जिनमें से 16 तो स्पेन में ही बनेंगे और बाकी 40 ये गुजरात के वडोदरा में स्थित टाटा और एयरबस के जॉइंट वेंचर प्लांट में बनेंगे। स्पेन की कैपिटल क्या होती है? मैड्रिड होती है। करेंसी यहाँ की यूरो है। प्रधानमंत्री है पेड्रो संचेज। आपको जरूर याद होगा, अभी जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जिसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर तजुनी था, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक पेंगुइन को। तो इसको स्पेन ने ही जीता था इंग्लैंड को हरा के। और साथ में याद रखना एक प्रश्न कि 2025 में जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होगा उसमें इंडिया को थीम कंट्री के रूप में इनवाइट किया गया है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब मिला है लगातार दूसरी बार स्विट्जरलैंड को। भारत 30वें स्थान पर है। फिर पूछा किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, कहां पर है? ये हवाई द्वीप पर है, अमेरिका में। फिर पूछा डॉली भेड़ क्लोन के निर्माता का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा इयान विल्मोट। और फिर पूछा भारत की सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा सिंगापुर। फिर पूछा अभी किस नगर निगम में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की? तो आंसर होगा पटना नगर निगम। फिर पूछा अभी दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? 12 सितंबर। फिर पूछा नेस्कॉम के उपाध्यक्ष बने कौन? सिंधु गंगाधरन। फिर पूछा ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त बने कौन? गोपाल बागले। और फिर पूछा अभी सबसे तेज 150 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले पहले भारतीय स्पिनर कौन बने? कुलदीप यादव। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहां किया? तो आंसर होगा इटली में। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, वीडियो को एक बार लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है डेली आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो आंसर होगा मुंबई को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।